नमस्कार। लोकतंत्र 2017 के आज के सफर के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप। राहुल गांधी ने कहा, सूबे की बर्बादी के लिए बादल परिवार जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री से बजट टालने की मांग। चिट्ठी में कहा, बजट पेश होने से राज्य के हितों पर होगा असर। केंद्र का तारीख बढ़ाने से इनकार। उत्तराखंड का जौनसार बावर बुनियादी सुविधाओं से महरूम। जनजाति बहुल इलाके के बाशिंदों का आरोप, सरकार सुध लेने में नाकाम। और गोवा की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले शैक के कारोबारी चिंता में। लाइसेंस में देरी और बढ़ती फीस बना बड़ा चुनावी मुद्दा। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर रैली को संबोधित करने पहुंचे। आज प्रधानमंत्री की ये पंजाब विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहली रैली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राज्य की सत्ता में आने के लिए परेशान हो रही है। जालंधर में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन के लिए प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंजाब बलिदान की धरती है, लेकिन कुछ लोग पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। राजनीति के अहम मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ्य न होने के कारण किसी न किसी कारणवश इस चुनाव में पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी अकाली गठबंधन पंजाब को नई ताकत देना चाहता है। उन्होंने कहा कि अब विनाश नहीं, विकास की बात करने का समय है। 5 साल पहले जैसे चौंकाना परिणाम दे दिया था, भाइयों बहनों, बादल साहब की तपस्या ऐसी है, बादल साहब का समर्पण ऐसा है कि फिर एक बार पंजाब बादल साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। इससे पहले रैली को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बीजेपी अकाली दल के गठबंधन के लिए साख का सवाल है। भावें कोई इंडस्ट्री करता है, भावें ट्रेड करता है, भावें किसान है, भावें दलित है, सब दिया आपदे काम विच सहूलतां जिहड़ियां दित्तियां ताकि जिहड़ा भी कोई काम करदा है ओहदे च ओहदी आमदन वधे, खुशहाली आवे ते तरक्की आवे। जालंधर जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं। 2012 के चुनाव में जिले की सभी 9 सीटों पर बीजेपी अकाली दल गठबंधन की जीत हुई थी। सत्ताधारी गठबंधन अकाली दल और बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के मुद्दे को एक भावनात्मक मोड़ देने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला किया, लेकिन अपने पूरे भाषण में उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश की। कैमरामैन दिलीप मेहती के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, जालंधर। और श्याम सुंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जालंधर से, उनका रुख करते हैं। श्याम, और जो आपकी रिपोर्ट के अलहदा और क्या क्या महत्वपूर्ण फोकस पॉइंट रहे प्रधानमंत्री की रैली में आज? देखिए, अगर प्रधानमंत्री की रैली की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि काफी वेल अटेंडेड रैली थी, काफी संख्या में लोग आए थे। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री का भाषण हम लोग सुन रहे थे तो मुद्दे प्रधानमंत्री को बिल्कुल क्लियर थे। उन्होंने अपनी बातचीत जो शुरू की, उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी। तो एक तरह से जहां वो कांग्रेस के ऊपर अटैक कर रहे थे तो बिना नाम लिए हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर भी एक तरह से हमला किया है, जो नशे के मुद्दे को, नशे के कारोबार को राज्य में एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री खुद भी ये जानते हैं कि ये एक बड़ा मसला है जिस पर सत्ताधारी गठबंधन जो है वो बचाव की मुद्रा में है, और या यूं कहें कि वो
बैकफुट पे है। उसके अलावा दूसरा जो उन्होंने मुद्दा छूने की कोशिश की वो करप्शन का मसला था, और करप्शन का मसला भी पंजाब के इस चुनाव में काफी जोर शोर के साथ विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। वैसे में आम आदमी पार्टी को तो का जिक्र प्रधानमंत्री के भाषण में सीधे सीधे तौर पर जैसे कि मैंने कहा नहीं था, लेकिन कांग्रेस में कर्नाटक में जो कांग्रेस के एक मंत्री वहां पर जिनके घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था, उसका उन्होंने डिटेल में विवरण दिया, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नैतिक आधार पर भ्रष्टाचार की बात नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और विकास योजनाओं की बात की, लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री को बिल्कुल स्पष्ट है कि पंजाब में 10 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी और अकाली दल जो है वो एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं इस चुनाव में, और जो मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और जिन पर जमीन पर एक तरह से डिफेंसिव में बीजेपी और अकाली दल को आना पड़ रहा है, उस पर काफी आक्रामक तरीके से भावनात्मक तरीके से जितने भी इश्यूज थे उनको छूने की कोशिश यही है कि जवाब दिया जाए विपक्ष के मुद्दों का जितनी आक्रामकता से हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम इस तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पंजाब के मजीठा, जलालाबाद और लांबी में चुनावी सभाएं की। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पंजाब के मजीठा से अपने 3 दिवसीय चुनावी दौरे की शुरुआत की। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य के 70% युवा नशे की गिरफ्त में हैं और पंजाब में नशाखोरी एक बड़ी समस्या है। इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, पंजाब का भविष्य नष्ट कर दिया। किसकी गलती है? ये आपकी गलती नहीं है, पंजाब की जनता की गलती नहीं है, ये आपकी सरकार की गलती है। और हम यहां खोखले वायदे करने नहीं आए हैं। ड्रग्स का जो मामला है, इसके खिलाफ जबरदस्त लड़ाई करनी पड़ेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि पंजाब में एक परिवार सारे संसाधनों पर काबिज है, लेकिन आम लोगों के पास कुछ नहीं है। पंजाब से सारे उद्योग पलायन कर रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसके लिए उन्होंने राज्य की शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठबंधन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पंजाब में नौकरी लेनी है तो बादलों को कट दो। एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो बादलों की कंपनी को काट दो। टीवी देखना है तो इन बादलों को काट दो। किसी तरह का बिजनेस करना है, बादलों को कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। पंजाब के बादलों ने यहां अंधेरा फैला दिया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति दिल्ली के साथ साथ पंजाब का भी सीएम बनना चाहता है। श्याम सुंदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी कैंटीन से लेकर पंजाब को नशा मुक्त बनाने जैसे तमाम वादे शामिल हैं। पार्टी ने एनआरआई की संपत्ति की सुरक्षा को भी खासी तरजीह दी है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे हैं। इसमें दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक, 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था और 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा शामिल है। 25 लाख नौकरियां और रोजगार देने का संकल्प है। मैनिफेस्टो के अंदर हेल्थ के लिए 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस और सबको फ्री मेडिसिन, गांव में पिंड क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक का संकल्प है। आम आदमी पार्टी ने इसके अलावा जो वादे किए हैं उनमें दिसंबर 2018 तक किसानों को कर्ज मुक्त करना, धार्मिक बेअदगी की जांच, 25 लाख रोजगार के अवसर, 5 रुपए में खाना, अल्पसंख्यकों के लिए घर, मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण जैसे वादे शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ਨੂੰ डायरेक्टली ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੇਲ, ਪਰਚੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਆਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੇਠ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੋਣ
ये साड़ी कोशिश है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि सरकार बनने के बाद कोई भी मंत्री लाल बत्ती नहीं लेगा। इसके अलावा डिप्टी सीएम का पद दलित को देने का भी दावा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करने के केंद्र सरकार के फैसले पर चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सरकार चुनाव से पहले आम बजट पेश करेगी तो इसका असर यूपी की विकास योजनाओं पर पड़ सकता है। इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से बजट की तारीख बदलने को कहा था। चुनाव आयोग ने इस मांग को खारिज करते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि वो ऐसे लोक लुभावन वादों से परहेज करे जिनका चुनाव पर असर पड़ सकता है। इधर बीजेपी ने मुख्यमंत्री की मांग को अव्यावहारिक बताया है। कुछ लोग कोर्ट चले गए थे, कुछ लोग चुनाव आयोग चले गए थे। कोर्ट ने भी वो मांग रिजेक्ट कर दी, चुनाव आयोग ने भी रिजेक्ट कर दी। इसलिए जो उनका सुझाव है, इनका शुभ सुझाव, इस शुभ सुझाव के लिए धन्यवाद। लेकिन बजट जो है वो 1 फरवरी को ही पेश होगा और वही पेश होना देश के हित में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसके अलावा पार्टी ने उत्तराखंड के लिए भी 20 स्टार प्रचारकों के नाम जारी किए हैं। पार्टी की सूची में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और जया बच्चन का नाम शामिल है। इस बीच पार्टी बागी उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश में लगी हुई है। महासचिव रामगोपाल यादव शुक्रवार को पार्टी नेता लखन सिंह को मनाने फिरोजाबाद में उनके घर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बागियों को मना लिया जाएगा और जो नहीं मानेंगे उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। जो जूझते हैं पार्टी के खिलाफ, जो अखिलेश के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो उनको हम अपना नहीं मानते। समाजवादी पार्टी को इतना जन समर्थन मिल रहा है, उसको इकट्ठा करके बूथ तक पहुंचा देंगे, इसी में हमारे सब। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह ने कहा है कि वो किसानों की राजनीति करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश के किसान उनकी पार्टी का समर्थन करेंगे। शुक्रवार को लखनऊ में उन्होंने कहा कि नोटबंदी, गन्ना मूल्य समेत तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर पार्टी के किसानों में गुस्सा है। उन्होंने कहा कि आरएलडी 130 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इसके अलावा आरएलडी उत्तर प्रदेश में करीब 150 और उम्मीदवार उतार सकती है। 130 से ज्यादा कैंडिडेट हम अनाउंस कर चुके हैं और आज शाम तक 150 हो जाएंगे। पूरे प्रदेश में इस बार लोकदल अपनी प्रेजेंस जाहिर करने वाला है। लोगों का मेरा मानना है कि जनता ने अपना मन ऑलरेडी बना रखा है। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला दूध उत्पादन में देश में अग्रणी है। दिल्ली से नजदीकी के बावजूद यहां अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। जिले में किसानों की बदहाली, खराब कानून व्यवस्था, नोटबंदी और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव पर असर डाल सकते हैं। दिल्ली से करीब 75 किलोमीटर दूर बसा बुलंदशहर का इतिहास काफी समृद्ध है। 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन के शासनकाल तक बुलंदशहर बर्न नाम से जाना जाता था। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का संबंध इसी जिले से था। बुलंदशहर दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। जिले की आबादी 35 लाख है और वोटरों की तादाद करीब 18 लाख। जिले की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती से जुड़ी दिक्कतें बुलंदशहर जिले में बड़ा चुनावी मुद्दा है। जो किसान है उसकी दुर्दशा ये हो गई है कि किसान यूपी का भुखमरी के कगार पे है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ना तो वर्तमान यूपी की सरकार, ना केंद्र की सरकार उनके लिए कोई राहत का कार्य नहीं कर पाई। गन्ने का 5 साल में रेट नहीं बढ़ के दिया जितनी महंगाई बढ़ी। हमारे तो मुद्दे शुरू से ही, क्योंकि किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है और हमेशा हमने उनके लिए आवाज उठाई। जब भी कोई बात हुई सड़कों पर उतरा हमारा कार्यकर्ता। तो जो मुख्य हमारी लड़ाई है, हमारी उस जब तक गांव के आखिरी जो गरीब व्यक्ति है उस तक सुविधाएं पूरी तरह से नहीं पहुंच जाए, तब तक हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। बुलंदशहर में विधानसभा की 7 सीटें हैं। बुलंदशहर, अनूपशहर, सिकंदराबाद, डिबाई, खुर्जा, स्याना और शिकारपुर। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बुलंदशहर से बीएसपी के हाजी अलीम, अनूपशहर से बीएसपी के गजेंद्र सिंह, डिबाई से समाजवादी पार्टी के भगवान सिर्फ उर्फ गुड्डू पंडित, शिकारपुर से समाजवादी पार्टी के मुकेश शर्मा, स्याना से कांग्रेस के दिलनवाज खान, खुर्जा से कांग्रेस के बंसी पहाड़िया और सिकंदराबाद से बीजेपी की बिमला सोलंकी महज 123 वोटों से चुनाव जीती थी।
इस बार खराब कानून व्यवस्था और नोटबंदी बड़े चुनावी मुद्दे हैं। जो एजुकेशनल सिस्टम है थोड़ा कमजोर है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। किसानों को सही मात्रा से उन्हें अपना पैदावार उनकी उचित हो, मतलब कम लागत से ज्यादा पैदावार हो, इसके लिए उनको टेक्निकल एग्रीकल्चर के लिए उन्हें प्रोत्साहन किया जाएगा। और युवाओं को यहाँ पे अधिक से अधिक रोजगार मिले, यहाँ पे कल कारखाने खुले, इसके लिए यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 70 करोड़ रुपया तो सड़कों के लिए दिया, ट्रामा सेंटर दिया, बुलंदशहर में दिया, गुलावटी में ब्लड बैंक दिया, अभी खुर्जा में एक बंसी पहाड़िया जी जो वहाँ के एमएलए हैं, हमारे यहाँ के लोकप्रिय एमएलए हैं, उनके कहने पे ट्रामा सेंटर दिया। और सड़कों का पूरा इतना जाल बुलंदशहर में बिछाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवपाल जी ने बहुत काम किया उन्होंने। हमने जो मांगा सब कुछ उन्होंने दिया। बुलंदशहर जिला भारी कृषि संकट से भी जूझ रहा है। यहाँ की मंडियों में नोटबंदी के बाद नकदी कमी ने किसानों की दिक्कतों में इजाफा किया है। ऐसे में किसान मुद्दों पर बात करने वाले उम्मीदवार फायदे में रह सकते हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, बुलंदशहर। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के रामनगर में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। पिछली बार कांग्रेस को सीट से जीत मिली थी, लेकिन विधायक अमृता रावत ने पार्टी बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। सीट पर निर्दलीय और दूसरे छोटे दल भी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहलाने वाला रामनगर इन दिनों चुनावी रंग में सराबोर है। पिछली बार दीवान सिंह बिष्ट को अमृता रावत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब दोनों बीजेपी में हैं। बीजेपी जीत के दावे कर रही है। इस बार मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि कांग्रेस का सफाया करना है। इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता कि कांग्रेस की जो सरकार है यहाँ की, उसने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चला है, जिस प्रकार से माफिया ग्रुप पैदा हो चुके हैं हर क्षेत्र में, वो कोई भी क्षेत्र हो, शराब का हो, खनन का हो, भूमाफिया के तौर पर हो। वहीं कांग्रेस के लिए इस बार की राह आसान नहीं है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और सीट पर पार्टी उम्मीदवार को विरोधी पार्टियां बाहरी करार दे रही हैं। हालांकि कांग्रेस को अपने 5 साल के कामकाज के बदले वोट की उम्मीद है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं है। ये चुनाव काम करने वालों में और काम नहीं करने वालों में। आज आप अगर देखेंगे तो उत्तराखंड बनने के बाद जितने मुख्यमंत्री बने वो सब के सब एक तरफ है और हरीश रावत के रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। शहरी इलाकों में बीएसपी का भी जोर नजर आ रहा है, जबकि कई सामाजिक संगठनों को मिलाकर बने संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने भी बड़ी पार्टियों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। 16 वर्षों के अंदर जो काम नहीं हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों को जिताकर भी तो लोगों ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। और रामनगर में मुकाबला किसी से नहीं है। एक तरफा यहाँ पर जो है बहुजन समाज पार्टी को जिताने का लोगों ने संकल्प ले लिया है। जो जनता लगातार 5 सालों में सरकार प्रशासन के रवैये से त्रस्त रहती थी, वो इस बार पूरी तरह सरकार के और प्रशासन के खिलाफ है। कांग्रेस भाजपा बसपा के खिलाफ है। वहीं स्थानीय लोग इस बार रामनगर के विकास को सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। कोई भी बने, हमारा सब अपने लोग, कोई भी बने, हमें पास कोई दिक्कत नहीं। जो भी बने, हमारा कहना यह कि रोजगार किसमें बने, हर जगह लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, कारोबार मिलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोड की होती है। पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी है, लेट भी काफी है, लेकिन रोड की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ। रामनगर का जो है डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। जो भी यहाँ से प्रत्याशी लड़ता हो मोस्टली आउटसाइड होता है, रामनगर का नहीं होता है। इसी मुद्दे पे लेकर के यहाँ के लोग परेशान हैं। फिलहाल तमाम सियासी दल वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। रामनगर सीट पर जीत का अंतर 2-3 हजार का भी रहा है। मौजूदा समीकरण ये अंतर और कम होने का इशारा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी, रामनगर। उत्तराखंड में एक तरफ खूबसूरत वादियां हैं तो वहां के निवासियों की बदहाली भी। ऐसा ही इलाका है जौनसार का, जहां के लोग बुनियादी सहूलियतों के लिए जूझ रहे हैं। प्रकृति की गोद में बसा खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ जौनसार। यहाँ की छटा अलग और निराली है, लेकिन कुदरत ने यहाँ जितनी खूबसूरती बख्शी है उतना ही कठिन जीवन भी। जौनसार बावर जनजातीय इलाका है
जहां सरकार को खास तवज्जो देने की जरूरत थी। लेकिन तमाम सरकारें लोगों की दिक्कतें दूर करने में नाकाम रहीं। आलम यह है कि आम जरूरतों से लेकर जीने के लिए हर जरूरी संसाधन के लिए बाशिंदों को कम से कम 100 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। सर, यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या तो शिक्षा और क्या कहें स्वास्थ्य की है। यहाँ पे अगर किसी को बुखार पड़ता है तो हमको विकास नगर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की यहाँ इतनी खराब स्थिति है। अगर कुछ ज्यादा दिक्कत आती है तो आधे रास्ते में मरीज दम तोड़ देते हैं। यहाँ पे जाने के लिए अगर बर्फ गिर की कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ के लिए। बरसात के टाइम पे हॉस्पिटल वगैरह होना चाहिए यहाँ पर कोई अच्छी। जी, यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल भी नहीं है, अच्छे स्कूल भी होना चाहिए अच्छे से। पहाड़ी लोग जीवटता के लिए जाने जाते हैं, फिर भी जब पानी सिर से ऊपर पहुंचा तो लोग मुखर हुए। दबाव में चक्राता छावनी के पास नवीन चक्राता बसाने की योजना बनी। स्कूल, कृषि मंडी और उद्योगों के वादे के साथ 6 नवंबर 1997 को नवीन चक्राता का शिलान्यास खुद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने किया। लेकिन नया प्रदेश उत्तराखंड बनने के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गई। 20 सालों में शिलान्यास के इस पत्थर की तरह जौनसार के निवासियों के सपने भी चकनाचूर हो गए। कोई भी ऐसी समस्या हो, विकास नगर देहरादून जाना पड़ता है और ये सबको सब हमें सुविधा जो है यहाँ मिलती। इसके लिए इस टाउन का जो प्लान बनाया था, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद में ये हालत रही, इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जौनसार बाबर का क्षेत्र करीब 1007 वर्ग किलोमीटर का जनजातीय बहुल इलाका है। यहाँ की आबादी लगभग 1,18,000 है। कृषि योग्य जमीन 17,973 हेक्टेयर है, लेकिन इसमें से 1,075 हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई हो पाती है। 358 गांव वाले इस इलाके में सुविधाओं के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी है। मजबूरी में लोग पलायन कर रहे हैं और गांव वीरान होते जा रहे हैं। गांव के लोग हैं, ये मकान नहीं है गांव। अब ये रुकेंगे तब जब ही इनके लिए यहाँ पर आवश्यकताएं पूरी करें। योजनाओं पर अगर बेहतर तरीके से अमल किया गया होता तो ये इलाका यूं बदहाल न होता। अब जब चुनाव सर पर है तो क्षेत्रवासियों ने एक बार फिर बुनियादी सुविधाओं को मुद्दा बना लिया है। आजादी के बाद से जौनसार का इलाका बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। नया प्रदेश बनने के बावजूद कमोबेश यहाँ हालात वही रहे। लोगों को ढांचागत विकास का इंतजार है। कैमरामैन संतोष यादव के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, चक्राता। और अब बात मणिपुर की। और अब देखिए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन की वो रिपोर्ट जो इम्फाल के एक बाजार की है, जिसे पूरी तरह से महिलाएं चलाती हैं। हमें अभी मणिपुर के ईमा मार्केट में, इस बाजार की खासियत यह है कि यहाँ बाजार को, दुकानों को चलाने वाली सारी महिलाएं हैं। ईमा का मतलब मदर यानी माँ। करीब 4000 दुकानें हैं इस बाजार में और 4000 दुकानों में आपको सभी तरह के सामान मिलेंगे। खास तौर पे घरेलू उपयोग की जितनी सामानें हैं सारे यहाँ मिल जाएंगे। ईमा मार्केट की शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हुई थी और इसका एक महत्व यह भी है कि यहाँ राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर बहस होती रही है ब्रिटिश काल में। माँ की बाजार है ना, औरत की बाजार है ना, हाउस वाइफ की बाजार है ना। क्या समस्या है बाजार में? अभी क्या चल रहा है चुनाव में? समस्या तो बहुत है ना। अभी बिक्री का सीजन नहीं है ना, बिक्री भी ठीक नहीं है ना, खुसरा भी नहीं मिलता है ना, डिमोनेटाइजेशन आता है ना, इसीलिए बहुत। कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या करेगी, डिमोनेटाइजेशन की भी बात यहाँ चल रही है। यहाँ लोग कहते हैं कि इस बाजार में कभी कोई समस्या नहीं आई, कभी कोई इस तरह का वातावरण नहीं रहा जिसमें आपको लगा कि पुरुष और स्त्री का कोई भी भेद है। अखिलेश सुमन और कैमरा पर्सन सुधांशु रंजन, राज्यसभा टीवी, इम्फाल। बात गोवा की। गोवा के तटों को लोकप्रिय बनाने में वहां के शैक यानी कि बीच पर बने होटलों का बड़ा योगदान है, लेकिन यहां के कारोबारी बदहाल हैं। जाते जाते गोवा से इस खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।
दुनिया भर के सैलानियों को लुभाते गोवा के खूबसूरत बीच, और इन बीचों पर चार चांद लगाते हैं यहाँ के शैक। शैक यानी तटों पर बने छोटे छोटे होटल। गोवा के परंपरागत व्यंजन हो, सी फूड या आराम की तलाश, शैक पर चुटकी बजाते ही हर सुविधा मिल जाती है। लेकिन शैक व्यवसायियों के लिए कारोबार इतना आसान नहीं। सरकारी लाइसेंस मिलने में होने वाली देरी और लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी से शैक मालिकों का मुनाफा सिकुड़ता जा रहा है। हमको रिन्यूअल लाइसेंस मांगता है, तो ये अभी अक्टूबर में नवंबर में दे रहा है। तो एक्चुअली हमारा है रूल्स, हमारा इसमें से एसोसिएशन से 1 सितंबर वो लोग इश्यू करना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिस्ट जब आता है उनको सब कुछ मिलना चाहिए। टूरिस्ट इधर आता है और शैक वाला अंदर शैक घर में सोया हुआ है, तो पता नहीं ये सरकार हमको क्यों नहीं करे। So basically trouble them. Why are they troubling us? It's their area, it's their place. Why are they troubling us? Why are they giving, the 5 and 3-star hotels? It'll become another lousy place. It's only nice because of the shacks and the food each shack makes, गोवा के तटों पर 1000 से ज्यादा शैक हैं। हर साल नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत में लाइसेंस जारी किए जाते हैं, लेकिन तब तक आधा टूरिस्ट सीजन निकल जाता है। इसके अलावा पिछले 4 सालों में सरकार ने लाइसेंस शुल्क में 4 गुना बढ़ोतरी कर दी है। फिलहाल शैक मालिकों को 55,000 रुपए शुल्क, 30,000 सिक्योरिटी मनी, फूड और ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पंचायत और एक्साइज के तमाम शुल्क मिलाकर करीब 3 लाख का शुल्क चुकाना अनिवार्य है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने शैक कारोबारियों को लाइसेंस की औपचारिकताओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम देने का वादा किया था। साथ ही तटों की साफ सफाई और शैक पॉलिसी को मास्टर प्लान में शामिल करने का भी वादा था, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए तो बीजेपी विरोधियों के निशाने पर आ गई है। गवर्नमेंट इज अ यू-टर्न गवर्नमेंट, दे मेक यू-टर्न एवरीवेयर। They promised that they will come with a tourism policy. Till today they could not do. They wanted to harass our shack owners who are basically goons who are doing some business. Because in that way they wanted to help 5-star hotels. That's as simple as that. हालांकि बीजेपी इस बार फिर से शैक कारोबारियों को पहले से बेहतर सुविधाएं देने का वादा कर रही है। जो लाइसेंस देना है वो सीजन शुरू होने से पहले देना पड़ेगा। इसके लिए हम सरकार को बता के वो काम निश्चित तौर से कर लेंगे। फीस के बारे में मेरे ख्याल से उनके साथ मीटिंग हुई होगी, उनकी कई लोग एग्री हुए होंगे। मैं पर्यटन मंत्री और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर उनकी मीटिंग करवा के कुछ इसमें कुछ डील लेना चाहे तो हो सकते तो करने की कोशिश करेंगे। शैक कारोबारी चाहते हैं कि लाइसेंस प्रक्रिया में लाल फीताशाही खत्म हो और इसके साथ ही 1 साल की बजाय 3 साल तक का लाइसेंस मिले। सैलानी है तो फिर पर्यटन है, और पर्यटन है तो फिर गोवा है। गोवा के आकर्षण में बड़ी भूमिका निभाते हैं तटों पर बने छोटे छोटे होटल, जिन्हें शैक कहा जाता है। अफसोस की बात यह है कि सरकार इन शैकों को बढ़ावा देने के लिए उदासीन है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, गोवा।